दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए जो बीपीएससी ने डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है, उसके अंतर्गत मैं अपने चैनल के द्वारा आपको यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, टॉपिक है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए। दोस्तों, इस टॉपिक का आज मैं आपको एमसीक्यू बताने जा रहा हूं और जो इस एमसीक्यू को मैंने तैयार किया है, इस तरह से तैयार किया है कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी तरह का क्वेश्चंस हो वो इसमें समाहित हो जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू का ये सेट है और ये डीएलएड का जो सिलेबस है, जो हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी ने डीएलएड का जो सिलेबस निर्धारित किया है, उसके अंतर्गत यूनिट 2 का ये टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक क्या है? महात्मा गांधी। इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में जो सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए जो बातें कही गई हैं, वो इसमें हम लोग एमसीक्यू के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जो अपनी पुस्तक है हिंद स्वराज, ये कब लिखी? दोस्तों, ये पुस्तक इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी और इसका प्रकाशन 1910 में हुआ, लेकिन लिखी इन्होंने 1909 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए, यहाँ पर इसके बारे में आपको कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं बता दूं कि जब इन्होंने लिखी थी तो मूल रचना जो थी वो गुजराती में थी। मूल रचना जो थी दोस्तों, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो गुजराती में थी। इस पुस्तक को महात्मा गांधी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज पर लिखी। इसके बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका प्रकाशन सबसे पहले इंडियन ओपिनियन में हुआ, और इंडियन ओपिनियन जो है दोस्तों, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही एक अखबार निकलता था, वही है ये इंडियन ओपिनियन, और इसी में सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका प्रकाशन जो है दोस्तों वो है 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इन्होंने लिखा कब? 1909 में। अब देखिए, आगे मैं आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध यह कहते हुए लगा दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। ये बहुत लंबे समय तक इसमें पर प्रतिबंध रहा था, लेकिन महात्मा गांधी का इंटेंशन गलत नहीं था, उन्होंने इसको क्लियर भी किया था, लेकिन अंग्रेज़ों को तो ये डर हमेशा सताते रहता था, इसलिए वो उन्होंने इस पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लियो टॉलस्टॉय के किस पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसे मैं अगर VVI क्वेश्चन कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर बुक्स का नाम हम लोग देखते हैं। वॉर एंड पीस, अन्ना करेनिना, द डेथ ऑफ इवान इलिच, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। अब देखिए, ये जितना भी आप बुक देख रहे हैं ना, ये सभी बुक जो हैं वो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अगर बुक्स का नाम लिख करके आपसे पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, तो आपका जवाब लियो टॉलस्टॉय होगा। लेकिन एक इसमें ऐसा बुक है जो महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो सही ऑप्शन है डी दोस्तों। उस बुक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये पुस्तक जो था, इसको महात्मा गांधी ने पढ़ा और उनके विचारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय जो थे एक रूसी लेखक थे, ये याद रखिएगा, एक रूसी लेखक थे लियो टॉलस्टॉय। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जॉन रस्किन की किस पुस्तक ने महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा?
अब देखिए यहाँ पर आप जितना भी आप देख रहे हैं पुस्तक का नाम, यहाँ पर भी वही स्थिति है। अन टू द लास्ट, द स्टोन्स ऑफ वेनिस, मॉडर्न पेंटर्स, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये सभी जो बुक्स हैं ना, ये सभी बुक्स जो हैं ये जॉन रस्किन के द्वारा ही लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें जो सही जवाब है इस मामले में कि महात्मा गांधी पर जो गहरा प्रभाव पड़ा जॉन रस्किन की पुस्तक, वो कौन है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और वो है क्या, अन टू द लास्ट। अब अन टू द लास्ट का महात्मा गांधी ने अनुवाद किया दोस्तों, और इसका नाम जो अनुवाद किया उसे सर्वोदय के नाम से छापा। अब देखिए इस किताब को पढ़ने के कुछ दिन के बाद ही, कौन सी किताब, अन टू द लास्ट, और इसका अनुवाद करके सर्वोदय नाम के रूप में इसे नाम दिया, अपना जो अनुवाद किया हुआ पुस्तक था उसका। अब देखिए इस किताब को पढ़ने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने डरबन से 14 मील दूर फिनिक्स रेलवे स्टेशन के पास जमीन का टुकड़ा खरीदकर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये जो फिनिक्स आश्रम था उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था, बच्चों को हर तरह की व्यवस्था यहाँ दी गई थी। उनके आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। गांधी जी का जो सिद्धांत था दोस्तों, करके पढ़ना, कहने का मतलब कि शारीरिक मेहनत करके वो बच्चे कुछ कार्य भी करते थे और उसके बाद पढ़ाई भी करते थे। 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते थे, बाकी समय वो उस पढ़ाई को पूर्ति के लिए जो शारीरिक श्रम था वो उनके लिए महत्वपूर्ण था इस जगह पर, और इसी के तरह पढ़ाई करवाते थे। एक चीज़ और इस आश्रम में था, मैं आपको बता दूं कि इस आश्रम में जो बच्चे पढ़ते थे, जब उन्हें दंड देने की बात होती थी तो शारीरिक दंड महात्मा गांधी नहीं देते थे। महात्मा गांधी क्या करते थे कि खुद जो है गांधी जी वो उपवास पर चले जाते थे, खुद उपवास पर जाते थे और बच्चों को दंड न दे करके स्वयं को दंड देते थे। इससे बच्चों में बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन आता था और वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी उपवास में जाएं, इसलिए वो गलतियां कम करते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी द्वारा स्थापित विद्यापीठ गांधी के उद्देश्यों में, सिद्धांतों में गांधी को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिए, गांधी यानी गांधी अपने आप में एक सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है। तो ये सिद्धांत थे, ये गांधी के कौन कौन से सिद्धांत थे जो उनके द्वारा स्थापित विद्यापीठ में ये सम्मिलित थे। अब देखिए क्या क्या थे। नंबर जो ए ऑप्शन है, सत्य और अहिंसा, इनका ये सबसे प्रमुख सिद्धांत था। श्रम की गरिमा को महत्व देते हुए शारीरिक श्रम में योगदान, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों को, ये जो फिनिक्स आश्रम था उसमें बच्चों को किस तरह से शारीरिक श्रम को बढ़ाने के लिए उसमें योगदान देने की बात कही गई। 2 से 3 घंटा पढ़ाया जाता था, और ये जो शारीरिक श्रम के रूप में जो क्रिया करवाई जाती थी बच्चों से, वो सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से। अब सभी धर्मों की समानता, ये गांधी का प्रमुख सिद्धांत है। सीखने के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग, ये गांधी की पुस्तक जो है दोस्तों हिंद स्वराज, उसमें इस बात का जिक्र है। और ये आप देख रहे हैं डी भी सही, सी भी सही, बी भी सही, ए भी सही, तो ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में 1 से अधिक। अब देखिए नवंबर 1920 में गांधी ने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। ध्यान दीजिए, इसे आप नोट भी कर लेंगे, नवंबर 1920 में। अब देखिए देश के कई राज्यों में, कई जगहों पर, कई शहरों में इसकी स्थापना हुई, और इसके बाद दोस्तों सभी जगह गांधी के सिद्धांतों पर यह विद्यापीठ काम करता था। ये जो विद्यापीठ था ना, ये अंग्रेज़ों के पैरेलल लाया गया था, अंग्रेजी शिक्षा को बहिष्कार करने के मामले में। इसमें बहुत से प्रमुख व्यक्ति जो थे वो पढ़ाने के रूप में, शिक्षक के रूप में यहाँ पर आए, जिसमें प्रमुख नाम आता है जेवी कृपलानी का। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन में 3R का क्या मतलब है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो नंबर 5 आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में 3R, ये 3R का क्या मतलब है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए में है रियल, राइट, राइटिंग।
ये गलत है। बी है रीड राइट राइम्स, ये भी गलत है। रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, देखिए दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप ये तीनों, ये तीनों सही जवाब हैं। ये जो 3R है वो यही है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। फोर्थ ऑप्शन है कि राइटिंग अर्थमेटिक, ये भी गलत होगा और ये तो होगा नहीं। तो इसका जो सही जवाब आपने देखा वो ऑप्शन नंबर सी है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। अब देखिए ये इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात जो दोस्तों अर्थमेटिक का अर्थ क्या हुआ, अब पढ़ना लिखना और अर्थमेटिक यानी अंकों का ज्ञान, ये इसका जो 3R है ये इसका पूरा अर्थ हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। अब इसमें जो है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने शिक्षा को 3H की संज्ञा दी। अब देखिए 3H की संज्ञा दी शिक्षा में, शिक्षा दर्शन में, तो ये 3H का फुल फॉर्म क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है। हैंड हियर होम, होप हाइड हाइट, हैंड हियर हार्ट, हैंड हेड हार्ट। तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी है, हैंड हेड और हार्ट। अब देखिए 3H जो है हैंड हेड और हार्ट, इसका कहने का मतलब है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे, इसीलिए इसका नाम हैंड हेड और हार्ट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या है? देखिए 7 है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, ऊपर से ही क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन का तो आंसर ऊपर सामने ही था और इसका सही जवाब है मातृभाषा, ना हिंदी ना अंग्रेजी। अब जिसका मातृभाषा हिंदी है वो तो वही होगा, लेकिन जो बातें यहाँ पर सही है वो है मातृभाषा में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्धा योजना में भी इस बात का जिक्र है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपके सामने 5 से 10, 6 से 12, 6 से 14, 7 से 14 या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग में छूट गया है दोस्तों, आप लिख लेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 से 14 वर्ष तक की। इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष की शिक्षा जो होनी चाहिए वो मुफ्त एवं अनिवार्य होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। 9 है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किस तरह के समाज की कल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है राज्य विहीन, बिल्कुल इसकी जो हिंद स्वराज है इसमें जो समाज की कल्पना की थी उसमें राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी, वर्ग विहीन भी था, अहिंसात्मक भी था। अब देखिए ये व्यक्ति विहीन नहीं था। अब व्यक्ति विहीन जहाँ पर होगा वहाँ कोई समाज होगा ही नहीं, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो वह ए, बी और सी ये तीनों सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है कि गांधी जी के अनुसार राजविहीन वर्ग विहीन समाज किस रूप में विभक्त होगा। अब देखिए इससे मैंने आपको बताया ना, मैंने इस तरह से क्वेश्चन तैयार किया है कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अब 10 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ग्राम समुदाय। वो क्या है? 10 का सही जवाब जो है वो है ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय जो होगा वो गांधी जी के अनुसार जो राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज जो है वो किस रूप में विभक्त होगा, तो ग्राम समुदाय के रूप में, जिसमें एक पंचायत होगा, वो पंचायत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। ये बातें गांधी जी ने कही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उस पर बात करते हैं। 11 देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार बालक में श्रम के प्रति निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता का भाव रहे, इसके लिए शिक्षा को जोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए शिक्षा को किससे जोड़ना चाहिए, किस रूप में? श्रम के प्रति निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता के भाव रहे, इसके लिए
अब शिक्षा को समाजीकरण से भी जोड़ा जाता है, समुदाय से भी जोड़ा जाता है, संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है और इसी तरह से आपको घुमाएगा भी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, उत्पादकता से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 है कि गांधी जी के अनुसार बालक की शिक्षा को क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए ताकि स्वानुभव को स्थान देकर उसे क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिए व्यवसाय को उन्होंने उचित समझा। किस तरह के व्यवसाय को उन्होंने उचित समझा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, गांधी जी ने हमेशा शारीरिक श्रम पर जोर दिया था, मशीनी क्रिया को उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है हस्तकला। 12 का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस तरह के मूल्य पर आधारित होना चाहिए। अब 13 पर ध्यान दीजिए। अब शिक्षा का मूल्य क्या होता है, किनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार। सत्य गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, अहिंसा उससे भी बड़ा, सत्य और अहिंसा तो साथ साथ थे। अब अध्यात्म ये भी इनका था, समाजीकरण, ये चारों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है ये सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा योजना में अंग्रेजी शिक्षण किस स्तर पर होनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षण जिसका विरोध इन्होंने बहुत किया था, लेकिन विरोध इस रूप में नहीं किया था कि अंग्रेजी अगर जो सीख लिए हैं वो गलत किए हैं। अगर सीख लिए हैं तो उसका इस्तेमाल अपने देश की भाषा को आगे बढ़ाने में करें, अंग्रेजों को समझें, अंग्रेजी पाश्चात्य जगत को समझें और उसके आधार पर अपने यहाँ के भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उनका ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। तो यहाँ पर जो 14 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, माध्यमिक स्तर पर, न प्राथमिक स्तर के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। किस रूप में, प्राथमिक स्तर पर उन्होंने मातृभाषा के ऊपर जोर दिया था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण के स्तर होनी चाहिए ऐसी बात बताई थी, और जो जैसा मैंने आपको बताया इसी उद्देश्य से को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम क्या माना है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामुदायिक विकास। अब देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य, अब जितना भी मैंने आपको बताया वो सब होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम क्या माना है, सबसे पहला जो उद्देश्य है उसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तिगत विकास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए 16 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षण में क्या गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपको कि मैंने सभी चीज़ों को समावेश कर दिया है, इस तरह से मैंने आपके लिए इस MCQ को तैयार किया है। अब शिक्षक में जो गुण होने चाहिए, जो गांधी जी का जो पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें जो शिक्षक के गुण के बारे में उन्होंने लिखा है। अब देखिए, मार्गदर्शक तथा मित्र होना चाहिए शिक्षक को, मनोवैज्ञानिक तथा चरित्रवान ये भी होना चाहिए, मिलनसार, मृदुभाषी, संयमी आदि ये भी होना चाहिए, कर्तव्यपरायणता तथा परिश्रमी ये भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दे सकता है कि इसमें से कौन नहीं है। अगर ये सभी चीज़ें आपको याद है तो आप उसका भी जवाब दे देंगे। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाया है ताकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्नों का आप आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 है, महात्मा गांधी ने शिक्षा पर खर्च के वहन की जिम्मेदारी किसे देने की बात कही है। ध्यान दीजिए, 17 में जो सही जवाब है दोस्तों वो है कि अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा किए गए जो उत्पादक कार्य हैं उससे जो शिक्षा पर खर्च होता है उसका वहन किया जाए। अब देखिए बाकी जितना भी ऑप्शन है, शिक्षा विभाग नहीं, ये खास वर्ग को नहीं, उद्योगपतियों को नहीं, ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो शिक्षक काम करेंगे, जो छात्र काम करेंगे उसे शिक्षा पर खर्च का अभिमान होगा और इनका जो है व्यक्तिगत विकास होगा और साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया, उन्होंने निम्न में से
किस विषय को अपने पाठ्यचर्या में स्थान नहीं दिया। देखिए ऑप्शन नंबर ई भी है। तो जो 18 का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक विषय को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। अब उसको छोड़ करके देखते हैं, शिल्प या हस्त उद्योग, इनका प्रमुख ये स्थान देने में था इस पाठ्यचर्या में। व्यवहारिक गणित सामाजिक विषय भी था। सामान्य विज्ञान, देखिए यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए, सामान्य विज्ञान और आचरण शिक्षा, ये सभी शामिल हैं। तो सही जवाब यहाँ जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये इनमें धार्मिक विषय नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है, देखिए आपके लिए मैंने नोट किया है कि गांधी जी के पाठ्यक्रम में क्राफ्ट शिल्प जो है और शिक्षा नहीं है, बल्कि यह शिल्प के माध्यम से शिक्षा है। उन्होंने ये बातें कही हैं, ये शिक्षा नहीं है, ये शिल्प के माध्यम से शिक्षा है। इसे आप नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि महात्मा गांधी ने बच्चों को समन्वित रूप से शिक्षा देने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। अब देखिए, ना व्याख्यान विधि, ना प्रश्नोत्तर विधि, ना शोध विधि, ये तीनों नहीं होंगे। होगा क्या, समन्वय विधि या समवाय विधि। इसके तहत समन्वय बैठाने की बात कही है महात्मा गांधी ने, और बच्चों को इसी रूप में शिक्षा देने की बात कही गई है। इसी तरह इस विधि का प्रयोग करने के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महात्मा गांधी किस तरह के शिक्षा के समर्थक थे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के शिक्षा के समर्थक थे, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, आचरण आधारित। आचरण आधारित जो शिक्षा है उसके वो समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं। अब देखिए, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों वो चरित्र निर्माण। जो सामाजिक उद्देश्य शिक्षा के उन्होंने बात कही है वो चरित्र निर्माण के ऊपर बात कही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज में कितना अध्याय है। देखिए, आप हिंद स्वराज एक अध्याय में बटा हुआ पुस्तक है। अब इसमें कितना अध्याय है वो मैं आपको बता दूं। इसमें टोटल दोस्तों ये 20 अध्याय है, यानी ऑप्शन नंबर डी, और 2 परिशिष्ट हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंद स्वराज की प्रस्तावना में गांधी जी ने प्रमुख रूप से कितने उद्देश्य लिखे थे। ये जो बातें हैं, इसका जो सही जवाब है दोस्तों 23 का वो ऑप्शन नंबर 3 है। 3 उद्देश्य गांधी जी के हिंद स्वराज की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। अब ये तीनों उद्देश्य कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। देश की सेवा करना, सत्य की खोज करना और उसके मुताबिक बरतने का है, मतलब उसके मुताबिक कार्य करने का। ये गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रस्तावना में उद्देश्य के रूप में लिखे गए हैं 3। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में संपादक और पाठक कौन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जब हिंद स्वराज देखेंगे तो उसमें संपादक और पाठक करके ये प्रश्न उत्तर है दोस्तों ये बुक में। तो इसका जो सही जवाब मैं आपको बता दूं कि स्वयं और स्वयं, यानी कि संपादक भी स्वयं और पाठक भी स्वयं ही हैं, यानी खुद से ये अंतर्द्वंद है। क्वेश्चन और आंसर उन्होंने गांधी जी ने खुद किया है और खुद क्वेश्चन किया और खुद उसका जवाब दिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि 22-23 अक्टूबर 1937 को जो वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की। जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह था इस चैप्टर का एमसीक्यू, और ये जो एमसीक्यू का सेट है ये पूरे चैप्टर को कवर करता है। दोस्तों इस सेट को कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपसे इस चैप्टर से और कोई दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछा भी जाएगा तो ये जो मैं आपके बीच में 25 क्वेश्चंस का सेट लाया उसी में से पूछा जा सकता है।